Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about बैंक reconciliation statement. तो वहाँ हमने theoretical portion की बात की थी. आज हम एक numerical डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें लॉजिकली क्लियर होगा बैंक reconciliation statement हम कैसे बनाते हैं, क्या उसका काम है. तो बेसिक बात क्या है यहाँ कि आपकी कैश बुक जो है वो आपका बैंक कॉलम में जो बैंक बैलेंस शो कर रही है और बैंक वालों ने जो आपकी पासबुक आपको बनाकर दी है उस पासबुक में बैंक बैलेंस कुछ और है, आपकी खुद की बनाई गई कैश बुक में बैंक बैलेंस कुछ और है. तो बस उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आप बनाते हो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो इसकी प्लस और माइनस आइटम्स मेन बात होती हैं कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे माइनस नहीं हुए होंगे, वो प्लस की आइटम है. और ऐसा कौन सा अमाउंट है जो मेरे अकाउंट में अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ मुझे और मैंने उसको रिसीविंग माना, वो माइनस हो जाएगा जबकि है ही नहीं आपके अकाउंट में वो पेमेंट. तो या आपने डायरेक्टली कुछ पे कर दिया है अपने अकाउंट से तो वो भी माइनस आइटम है. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है. जो भी डेट सब में दी होगी वो डेट को लिखना ज़रूर है यहाँ पर. एज ऑन मार्च है, जून है, जो भी डेट है वो डेट ज़रूर लिखना. उसका काम क्या है कि वो आपको ट्रांजैक्शंस को पहचानने में हेल्प करेगी कि कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी काउंट होनी है इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, कौन सी काउंट होंगी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की इस डेट तक कवर हो रही हैं. ओके, जो इस डेट के बाद कोई ट्रांजैक्शन है तो वो आपकी शॉर्ट में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को आप BRS कह सकते हो. तो यहाँ आपके थर्ड इलस्ट्रेशन से हम सम को शुरू करेंगे. ये जो आपका फिलहाल टॉपिक चलेगा इसमें आपको कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस दिया होगा. तो यहाँ कह रहा है कि 30th जून 2016 बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8,250. कि अनिल की कैश बुक का बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, 8,250 था. तो आपने शुरुआत करनी है सम की ये राइट करते हुए बैलेंस एज पर कैश बुक. पॉजिटिव है तो प्लस आइटम में लिख दो. आगे कहता है कि आपको कुछ आगे की बताई गई एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आउट ऑफ के यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या बोला गया कि आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 इशूड, कि 8,000 रुपीज़ के चेक आपने अपने क्रेडिटर्स को इशू किए. जिसने भी आपसे पैसा लेना होगा आपने उसको कहा कि चलो मैं आपको चेक दे रहा हूँ, जा करके बैंक से ले लो पैसे, मेरे अकाउंट से पैसा निकलवा लो, आपकी जो भी पेमेंट है उतने रुपीज़ का मैंने चेक बनाकर दे दिया. आपने 8,000 का चेक इशू किया. चेक अमाउंटिंग टू 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून 2016. कि आपने जो चेक बना करके दिया है ना उसमें से 5,800 रुपीज़ का ही आउट ऑफ 8,000 जो है आपके उस सप्लायर ने या क्रेडिटर ने बैंक में जा कर के जो है वो प्रेजेंट किया. तो बैंक में तो 5,800 का चेक ही पहुंचा है, आपके अकाउंट से 5,800 ही माइनस हुए हैं. आपने ये सोच लिया कैश बुक में कि 8,000 रुपये मेरी पेमेंट साइड में आएंगे क्योंकि मैंने चेक 8 का दिया है, 8,000 का. तो लेकिन अभी तक आपकी जिस दिन तक BRS 30th जून तक बनी है ये, तब तक 8,000 माइनस 5,800 मीन्स 2,200 या 2,200 रुपीज़ के चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए. तो बैंक कैसे आपके अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है उन पैसों को जो चेक कभी बैंक में पेमेंट लेने के लिए क्रेडिटर पहुंचा ही नहीं. तो आपने यहाँ पर लिखना है ऐड वाली आइटम्स को शुरू करते हुए चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. और वो चेक कितने का है, 2,200 का चेक है और वो आपकी कहाँ आ जाएगा, प्लस आइटम में आ जाएगा ये चेक. क्यों प्लस आइटम में, बिकॉज अभी तक ये मेरे अकाउंट से माइनस नहीं हुआ और मैंने अपनी कैश बुक में पूरा 8,000 माइनस में लिखा था यानी पेमेंट साइड में 2,200 मुझे कम लिखना चाहिए था बिकॉज ये अभी तक बैंक में हाजिर ही नहीं हुए हैं पेमेंट लेने के लिए ये क्रेडिटर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कहा गया देखो, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 6,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब होता है कि आप बैंक में चेक देते हो कि मेरे खाते में इस चेक के थ्रू पेमेंट जमा कर दो. कोई और आपको चेक देकर जाता है, आप उस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो
कि ये मेरे को चेक रिसीव हुआ था, इसमें लिखे हुए पैसों को मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। चेक्स ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून 2016। आपने तो 6000 के बैंक में चेक भेजे कि मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा कर दो, बट बैंक ने 4100 का ही क्लियर किया है, अभी तक आपके अकाउंट में डाले हैं 30 जून तक। तो इसका मतलब 1900 रुपीज़ के चेक अभी तक बैंक ने आपको दिए ही नहीं है, आपके अकाउंट में आया ही नहीं वो पैसा। तो फिर आया नहीं है, आपने तो पूरा का पूरा सोच रखा है कि 6000 का चेक दे रहा हूँ, तो पूरे 6 की एंट्री रिसीविंग साइड पे दिखाई है ऑलरेडी। तो अब आपको ठीक क्या करना है कि 6000 के मैं सोच रहा था मेरे को रिसीव हो रहा है चेक, लेकिन बैंक ने अभी तक 4100 ही डाला है, तो 1900 रुपीज़ मुझे जो है वो माइनस आइटम में लेना होगा। उसको आपने नाम क्या देना है, चेक्स नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 30 जून 2016, कि बैंक ने अभी तक जो है वो आपके 1900 रुपीज़ के चेक आपके अकाउंट में नहीं अभी तक क्रेडिट किए। बैंक क्रेडिट करता है ना, ये बात भी हमने बताई थी। तो बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में अगर सेव ही नहीं किया है पैसा, तो आप उसको माइनस आइटम में लिखोगे, जितना नहीं किया उसको लिख दिया, बस सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि 20 जून को एक कस्टमर ने जो है वो डिपॉजिट किया डायरेक्टली हमारे अकाउंट में, जो कि सिर्फ पासबुक में एंट्री हुई है जिसकी। तो अभी हम यहाँ कर देते हैं, जिससे कि कैश बुक में इफेक्ट हो जाएगा। 3500 रुपीज़ ऐड में लिखो, और ये डायरेक्ट कस्टमर ने ट्रांसफर्ड बाय कस्टमर हमारे अकाउंट में डाले थे। उससे नेक्स्ट क्या है, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। ओवरकास्ट का मतलब होता है कि हमने जितनी वैल्यू थी ना प्रेजेंट वैल्यू, उससे ज़्यादा ले ली। ओवर का मतलब ज़्यादा ले लेना। तो अब कौन सी साइड देखो ओवरकास्ट है अनिल की कैश बुक की, ये कहता है डेबिट साइड ओवरकास्ट है। डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसीविंग साइड होती है। तो रिसीविंग साइड पे 100 रुपीज़ आपने ज़्यादा लिए हैं, तो नहीं लेने चाहिए थे आपको, तो नहीं लेने चाहिए थे। रिसीविंग में ज़्यादा ले रहे हो, ठीक करने के लिए उस 100 रुपीज़ को कहाँ ले लोगे, आपने उसको माइनस आइटम में ले लेना, ताकि जो मैंने रिसीव ज़्यादा किया हुआ है उसको लेस कर दो। यहाँ लिख दो कैश बुक ओवर कास्टेड, और ब्रैकेट में लिख दो डेबिट साइड। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो 100 रुपीज़ से ओवरकास्ट था, मतलब रिसीविंग साइड पे ज़्यादा थी क्योंकि डेबिट साइड ओवरकास्ट थी, तो आपने 100 रुपीज़ कम कर दिया माइनस आइटम में लिखकर। नेक्स्ट कहता है नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने अपनी कैश बुक में लिया नहीं है, 800 रुपीज़ का बैंक ने रेंट पे किया है, तो उसकी एंट्री कर दो, रेंट पेड बाय बैंक माइनस आइटम है स्ट्रेट, ये तो दिख रहा है रेंट पे हो रहा है। तो रेंट कितना है, 800 है, 800 को शो कर दो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है, पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट 40 फॉर बैंक चार्जेस। इनको भी कैश बुक में नहीं लिया, बैंक चार्जेस वाले माइनस में लिखो, और आपके जो इंटरेस्ट के रिसीविंग के रूप में शो हो रहे हैं वो हैं 320, वो ऐड आइटम में लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये हैं बैंक चार्जेस आपके पेड 40 रुपीज़। अब क्या करना है, प्लस आइटम्स को ऐड करना है और माइनस आइटम्स को ऐड करके देखना है कौन सी वाली साइड बड़ी है। तो प्लस आइटम्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे अमाउंट कितना मिला, 14,270, और अगर माइनस आइटम्स को हम ऐड करते हैं तो हमें अमाउंट कितना मिल जाएगा, 2,840। अब कंपैरिजन करना है, लेकिन यहाँ बैलेंसिंग नहीं करनी कि भाई कोई अकाउंट नहीं है, ये दोनों को कंपेयर कर लो। 14,000 में से ये 2,840 माइनस करो, जो अमाउंट आपको मिलेगा ना, वो जो साइड बड़ी है ना उसी साइड पे ही वो अमाउंट लिखो। यहाँ इसको छोटी वाली साइड को पूरा नहीं करना, जिसका जो टोटल है वो प्लस करके बस छोड़ दो, और देखो कि कितना डिफरेंस है दोनों साइड्स में। तो दोनों साइड्स में 11,430 का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो वो 11,430 उसी साइड में लिखो जो बड़ी है। यहाँ कोई बैलेंसिंग करके हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना डिफरेंस राइट करो और बड़ी वाली साइड पे करो, और उसके सामने लिखो, क्योंकि आपकी प्लस आइटम देखो बड़ी आई थी, इसका मतलब कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल साइड बड़ी है। अब अगर कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बड़ी है, आंसर मुझे देना होता है पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक के अकॉर्डिंग वो कौन सी साइड हो गई, फेवरेबल वाली, क्रेडिट साइड। तो आपने लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक,
अगर ये वाली साइड बड़ी होती है ना माइनस आइटम वाली, तो फिर आप लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक के लिए नेगेटिव का मतलब डेबिट होता है, फेवरेबल का मतलब क्रेडिट होता है। तो फिलहाल तो प्लस वाली साइड बड़ी थी, इसीलिए मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ आपका सम खत्म होगा और बिल्कुल एज इट इज आपको करना है। इसी तरह से आपके होंगे, अगर आपको मान लो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस से शुरुआत दे दे तो माइनस आइटम में कैश बुक का बैलेंस लिख दो, बाकी सम बिल्कुल एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू, कि पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमने सम को देखना है और सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।